हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11। आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 11। लेक्चर 11 में हमें मेनली स्टडी करनी है कार्बन 13 एनएमआर। कार्बन 13 एनएमआर। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने H1 एनएमआर के बारे में स्टडी की थी। आज स्टडी करते हैं कार्बन 13। जनरली हमने स्टडी किया था कि स्पिन क्वांटम नंबर आई वैल्यू, अगर किसी न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर इंटीजर वैल्यू है तो वो एनएमआर एक्टिव रहता है। अगर कार्बन 12 की बात करें जो कि नेचुरली 98.9% एबंडेंट है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों इवन होने के कारण इसकी आई वैल्यू 0 रहती है। बट कार्बन 13 जिसका एटॉमिक नंबर 6 मास 13 है, वो 1% एबंडेंट के अंदर रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि मिलता है, और इसके लिए आई वैल्यू आपकी रहती है 1/2। और 1/2 आई वैल्यू के कारण ही ये एनएमआर एक्टिव रहता है। बट एबंडेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, 1%, यानी 100 में से ओनली 1%। और एक और आइसोटॉप है आपका कार्बन का, कार्बन 14 C6H14। इसकी एबंडेंस रहती है 0.01% और इसकी आई वैल्यू रहती है 0। हमारे पास ओनली कार्बन का एक आइसोटॉप एक्टिव रहता है, कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव आपके पास रहता है। तो कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव है, आपके सिग्नल्स इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे, बट उसके लिए आपको फ्रिक्वेंसी ट्यून करनी पड़ेगी। ओके, H1 एनएमआर रिकॉर्ड करते समय कार्बन 13 एनएमआर रिकॉर्डेड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन 13 का स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रहती है जिस पे वो रेजोनेट करते हैं। तो कार्बन 13 के लिए आई वैल्यू हाफ है, एनएमआर शो करेगा, और सम टाइम कॉल्ड CNMR, यानी कि कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। सैंपल रेशियो इसके लिए ज़्यादा सैंपल रिक्वायर्ड रहता है। जनरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो मैं वहाँ पे 2 to 50 mg सैंपल के अंदर मेरा काम हो जाता था, बट यहाँ पे 100 to 200 मिलीग्राम सैंपल रिक्वायर्ड रहता है ड्यू टू लेस एबंडेंस ऑफ कार्बन 13 एटम। ओके, अब कुछ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन था, लाइक प्रोटॉन या PNMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर हम इसे बोलते हैं H1 NMR, एंड सेकंड साइड में हमारे पास CMNR या कार्बन 13 NMR। दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है कि इसमें एक्टिव न्यूक्लियाई H1 है, इसमें एक्टिव न्यूक्लियाई कार्बन 13 है। दोनों की आई वैल्यू सेम है, हाफ हाफ। इसमें डेल्टा का जो रेंज है वो 0 to 15 ppm तक रहता है, बट कार्बन 13 में डेल्टा का रेंज 0 to 220 ppm रहता है। एक बिग डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी PMR के लिए चाहिए आपको 60 मेगाहर्ट्ज, 14,092 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड आपके पास रहता है। लेकिन CMR या फिर कार्बन 13 NMR के लिए ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 15 पॉइंट समथिंग आपको रिक्वायर्ड रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ का आप ले सकते हो। एक और मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कार्बन प्रोटॉन NMR में या H1 NMR के अंदर पीक एरिया जो है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन के प्रोपोर्शनल रहता है, और नंबर ऑफ सिग्नल नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन कार्बन 13 NMR में पीक एरिया नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आती है। क्या रहती है? कोई स्प्लिटिंग नहीं, ओनली स्ट्रेट लाइंस आपके पास देखने को मिलेगी। तो ये पीक एरिया तो होता ही नहीं, तो पीक एरिया डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन। ओके, अब इसमें भी न्यूक्लियाई की 2 ओरिएंटेशन आती है। ओरिएंटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2i+1 फार्मूले से 2 ओरिएंटेशन आएगी, एक अल्फा फेज एक बीटा, और आई वैल्यू कार्बन 13 के लिए भी हाफ है, इसलिए यहाँ पे भी एक अल्फा फेज, यहाँ पे बीटा फेज। मेजर डिफरेंस क्या है? रिलैक्सेशन टाइम का, कि
H1 NMR में रिलैक्सेशन टाइम इज़ वेरी वेरी लेस। रिलैक्सेशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि अल्फ़ा टू बीटा, बीटा टू अल्फ़ा में आना बहुत ही माइनर टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। बट कार्बन 13 में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ मेजरेबल टाइम रहता है। रिलैक्सेशन टाइम को आप मेजर कर पाते हो, स्लो प्रोसेस ये रहता है, रिलैक्सेशन प्रोसेस इज स्लो। ओके, अब रिलैक्सेशन प्रोसेस स्लो है, इसके कारण ही इसकी एनएमआर रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। H1 एनएमआर फास्टली रिकॉर्ड हो जाता है, बट कार्बन 13 एनएमआर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। ओके, अब हम देखते स्प्लिटिंग पैटर्न कि क्या कार्बन 13 एनएमआर स्प्लिट करते हैं, सिग्नल स्प्लिट करते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आपका एक्टिव न्यूक्लियाई, कार्बन 13 एक्टिव न्यूक्लियाई कपल कर सकता है डिफरेंट एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अबेंडेंस ऑफ एक्टिव कार्बन 13 न्यूक्लियाई है वो 1% है। यानी कि अगर आप 100 स्कैन करते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्बन 13 नेबरिंग प्रोटॉन के साथ कपल्ड करे 100 स्कैन करने पर, है ना। इसी टाइप यही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। और 99 स्कैन तो नॉर्मल कार्बन के रहते हैं। ओके, तो यही इसका रीजन है कि दिस कार्बन अपने नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ अगर कपल करता है तो आपको मिलेगा डबलेट, और इसकी इंटेंसिटी रहेगी 1:1, जो कि पास्कल ट्रायंगल से आप दे सकते हो, जिसकी आई वैल्यू 1/2 है, उसको पास्कल ट्रायंगल लगा सकते हैं। इसी तरह ये कार्बन आपके दो नेबर है, दिस एच तो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, और इसकी इंटेंसिटी रहेगी 1:2:1, 2Ni+1 रूल यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। अगर तीन नेबर है तो क्वार्टेट 1:3:3:1। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में रीजन भी लिख दिया कि क्यों नहीं हम प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर क्यों यूज में लेते हैं। तो ड्यू टू less abundant of carbon 13 nuclei, we record proton decoupled carbon 13 NMR spectra in which signal are not splitted। यानी कि हम स्प्लिटिंग को मेजर नहीं करते हैं, हम प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर लेते हैं, यानी कि प्रोटॉन जिस फ्रिक्वेंसी पे कपल्ड होते कार्बन 13 को, उसको हम हटा देते हैं। ओके, ये कहलाता है आपका प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 एनएमआर। उसमें प्रोटॉन के कारण कोई कपलिंग शो नहीं होती। तीन वे है मेजर, 3 कॉमन वेज टू रिकॉर्ड कार्बन 13 एनएमआर। फर्स्ट जो आपका है प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, इसमें कार्बन 13 के सिग्नल को हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, प्रोटॉन की कपलिंग को हम इग्नोर करते, उसे हटा देते हैं। ओके, इसमें क्या रहता है आपका नंबर ऑफ पीक्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, इट मीन नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन इक्विवेलेंट कार्बन, कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के कार्बन है। दूसरा डीकपलर यूज इन इंस्ट्रूमेंट फॉर डीकपलिंग प्रोटॉन सिग्नल। अब ये इनका इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क है, और बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट जो प्रिंसिपल वर्किंग है वो स्टडी है, तो उसे हमें नहीं देखना। हमारे से जो पूछा जाता है वो सिग्नल्स के बारे में पूछा जाता है, स्प्लिटिंग्स के बारे में पूछा जाता है। अब डीकपल्ड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई उसके से हमारा कोई लेना देना एट प्रेजेंट टाइम नहीं है। तो डीकपलर यूज इन इंस्ट्रूमेंट फॉर डीकपलिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल। सेकेंड जो मेथड है वो है आपका ऑफ रिजोनेंस। जिस फ्रिक्वेंसी पे हाइड्रोजन रिजोनेट होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ऑफ रेजोनेंस। द प्रोटॉन ऑफ द कार्बन अंडर एनालिसिस आर रिटेन वेयर एज रेस्ट वर आर डीकपल्ड। ठीक है भाई, क्या लिखा, द प्रोटॉन ऑफ कार्बन अंडर एनालिसिस आर रिटेन, और बाकी सब क्या करते, इस प्रोटॉन की स्टडी कर रहे तो इसके इस कार्बन की स्टडी कर रहे तो इसके प्रोटॉन को तो एज दिस छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी के जितने भी प्रोटॉन्स थे उनको हमने क्या किया, डीकपल्ड किया। ओके, तो ये किसमें आपका जो रेड मार्केट कार्बन है वो ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट होगा, बाकी के CH3 सिंगलेट, ये भी CH सिंगलेट, ये CH3 भी सिंगलेट, यानी ये कार्बन सिंगलेट ही देगा, ये कार्बन भी सिंगलेट देगा, और ये कार्बन भी सिंगलेट देगा। ओनली रेड मार्क्ड कार्बन आपका ट्रिपलेट देगा, ये कहलाएगा ऑफ रेजोनेंस। फिर था आपका
थर्ड आपका टाइप था ग्रेटेड डीकपलिंग। इसमें भी क्या रहता है, पीक एरिया प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन। पीक एरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन। तो जनरली आपके पास 3 मेथड्स होगा, 3 मेथड। और सबसे मेन जो यूजफुल मेथड था वो प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसी मेथड को हम यूज करते हैं। बाकी के 2 मेथड मे भी कहीं पे टाइप्स पूछ लेवे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। अब है आपके पास कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट वैल्यूज टेबल। कार्बन 13 के लिए वैल्यूज़ क्या रहेगी, मैंने रेंज बताया था आपको 0 टू 220 ppm तक इसका रेंज रहता है आपका डेल्टा वैल्यूज़। इसमें भी TMS में की अगर हम एडिटिव यानी कि रेफरेंस लेते हैं TMS टेट्रामेथिलसिलेन में, अगर टेट्रामेथिलसिलेन के लिए जिस कार्बन की जो पीक आएगी उससे में असाइन करेंगे 0 और उसके रेफरेंस हमारे सैंपल की पीक को हम मेजर करते हैं। ओके, अगर मैं लिखना चाहूँ तो CH3 ये 4 और दिस वन इज दिस टेट्रामेथिलसिलेन। तो ये एक स्केल है 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250। अब टाइप्स ऑफ कार्बन कितने रहते हैं आपके पास, 3 प्राइमरी मिथाइल ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन। तो जो प्राइमरी कार्बन है वो 8 टू 30 ppm पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। सेकेंडरी कार्बन 15 टू 55 ppm और टर्सरी रहता है आपका 20 टू 40 ppm। इसके अंदर दिस वन आपको थोड़ा सा वेराई कर जाता है, दिस वन। ओके, अगर हेटेरो एटम इसके साथ प्रेजेंट है लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम तो क्या होगा, डीसिल्डिंग, और डीसिल्डिंग होने के कारण आपका डाउनफील्ड आपका शिफ्ट होगा। तो यही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होगी, डीसिल्ड होगा। क्या होगा, डीसिल्ड, डीसिल्ड। ओके, तो इसके लिए क्लोराइड अगर अटैच्ड है आपके पास डेल्टा वैल्यू आएगा 35 टू 80 के रेंज में। ब्रोमाइड है तो उससे कम 25 टू 65 की रेंज में। और आयोडाइड अटैच्ड है तो इसकी वैल्यू आएगा 0 टू 40। हमको क्या हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कार्बन 13 यानी इस कार्बन के लिए हमारे पास सिग्नल आएगा, दिस कार्बन के लिए। फिर हमारे पास है अगर कोई कार्बन हाइब्रिडाइज है लाइक sp2 या sp3, उस कंडीशन में क्या, sp2 का तो देख लिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन। बट अगर sp हाइब्रिडाइज है तो sp में s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मीन्स मोर डिसिल्डेड, हाँ मोर डिसिल्डेड। बट इसका ओरिएंटेशन एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट से कैसा रहता है, एंड हमने जो देखा था एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को पैरेलल ओरिएंट करेगा और इस कार्बन की क्या होगी, शील्डिंग परफॉर्म होगी। इस कार्बन की शील्डिंग परफॉर्म होने के कारण ये हो जाएगा 65 टू 90 ppm के बीच में। ओके, इसी टाइप से sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये अपने आप को ओरिएंट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो डीसिल्डिंग होगा और डीसिल्डिंग का ये रहेगा आपका 100 टू 150। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहता है एल्कीन के लिए, ये कई बार पूछा जाता है एल्कीन के लिए जो कार्बन है उसकी डेल्टा वैल्यू रेंज 100 टू 150। इसी टाइप से कार्बोनिल का भी एक स्पेसिफिक रेंज है 150। अगर कोई कार्बन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में है तो उसका कार्बन 13 NMR का रेंज रहता है 150 टू 220 ppm। इसे भी हाईलाइट कीजिए, 150 टू 220 ppm। अगर कार्बन हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उस कंडीशन में आपका डीशिल्डिंग के कारण इसकी वैल्यू आएगी 40 टू 80। क्लोराइड से भी जैसे लाइक क्लोराइड की जो हमने कंपेयर किया था उसके रेंज में 40 टू 80 ppm तक इसकी वैल्यू आएगी। बेंजीन रिंग के जो भी कार्बन है उनका एक स्पेसिफिक रीजन है, जैसा कि H1 NMR का रीजन था 7 टू 8 ppm, इसमें भी इसका रीजन रहता है आपका 110 टू 160। एल्किन का क्या था, वापस से रिवाइज करता हूँ, 100 टू 150, कार्बोनिल का 150 टू 220 और बेंजीन का 110 टू 160। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो रीजन आपको दिख रहा है कार्बोनिल के लिए। फिर है अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन वाले से कम रहेगा यानी 35 टू 65 ppm इसकी वैल्यू रहती है। अब हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग
द केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13 NMR। तो जो फैक्टर आपके H1 NMR के लिए थे वो तो वही फैक्टर आपके कार्बन 13 के लिए रहेंगे, और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, वो पहले स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन है अल्फा बीटा एंड गामा इफेक्ट। इसमें क्या है कि डेल्टा वैल्यू इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन कार्बन इंक्रीजेज। इससे क्या होगा, सबस्टिट्यूएंट इंक्रीज होने से आपकी डीशील्डिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा, सबस्टिट्यूएंट इंक्रीज होने से डीशील्डिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा, और केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो डाउनफील्ड आपकी शिफ्ट होगी। तो जनरली आपका जो मीथेन है उसके लिए डेल्टा वैल्यू लाइक -2.5 ppm है। इथेन के लिए आपकी इस कार्बन की वैल्यू है 5.4 ppm। अगर प्रोपेन है तो दो सिग्नल मिलेंगे, ये एक प्लेन रहेगा दिस एंड दिस, इसका रहेगा आपका 16.3 ppm। और इसी टाइप से अगर आपके पास आइसोप्रोपिल ग्रुप का है तो ये रहेगा आपके पास एक ही सिग्नल मिलेगा, तीन आपके पास सब स्टिट्यूएंट है, 25.4 ppm आपका डेल्टा वैल्यू रहेगा। तो पहले वाले में कोई सब स्टिट्यूएंट नहीं था, दूसरे वाले में एक, तीसरे वाले में दो, और चौथे वाले में तीन सब स्टिट्यूएंट हो गए। तो अब हमें इसे शो करते हैं कि सब स्टिट्यूएंट एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती है और डाउनफील्ड हमको सिग्नल मिलते हैं, और अगर सब स्टिट्यूशन गामा पोजीशन के ऊपर है तो डेल्टा वैल्यू डिक्रीज होती है। इंक्रीज होने के लिए क्या होती है, डिक्रीज, और हमको जो सिग्नल मिलता है वो अपफील्ड में मिलता है। यही आपकी रूल था अल्फा बीटा एंड गामा इफेक्ट, सब स्टिट्यूएंट एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन। ओके, तो अगर जैसे कि लाइक इस कार्बन को मैं एनालाइज कर रहा हूँ और इसी के ऊपर चार सब स्टिट्यूएंट है, तो ये रह गया आपका इप्सो पोजीशन है, जिसको एनालाइज कर रहे हैं उसी पे चार पोजीशन है, तो इप्सो पोजीशन को भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना होता है। इप्सो अल्फा एंड बीटा पे सब स्टिट्यूएंट है तो आपका रहता है डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होता है। ओके, लाइक एल्केन अल्फा इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट के कारण डेल्टा में कितना चेंजेस देखने को मिलेगा, +9.1 ppm का। बीटा पोजीशन पर अगर सब स्टिट्यूएंट है तो +9.2, और गामा के ऊपर है तो फिर डिक्रीज करो उस फील्ड में, मीन्स -2.4 आपको माइनस करना पड़ेगा। डेल्टा पोजीशन पे कोई सब स्टिट्यूएंट है तो बहुत ही माइनर प्लस करना पड़ेगा, +0.3, एंड ओमेगा पे है तो +0.3। थर्ड जो आपका इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ सब स्टिट्यूएंट नेचर, ये तो मेजर इफेक्ट है आपका कि जो भी सब स्टिट्यूएंट आपके साथ या मॉलिक्यूल में अटैच्ड है उसका बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप में है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप में। दो टाइप से रह सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ओके, अल्फा इफेक्ट ऑफ पोलर ग्रुप ऑन लार्जर, सॉरी, अल्फा इफेक्ट ऑफ पोलर ग्रुप आर लार्जर एज कंपेयर टू डेट ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, तो पोलर ग्रुप के लिए अल्फा इफेक्ट लार्ज रहता है कंपेयर टू नॉर्मल अल्काइल ग्रुप के लिए। हमारे पास डेल्टा वैल्यू का एक ट्रेंड है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए केमिकल शिफ्ट ज़्यादा आएगा कंपेयर टू sp, और sp का ज़्यादा रहता है कंपेयर टू sp3। ओके, ड्यू टू एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन मैग्नेटिक फील्ड। sp3 प्रोटॉन के लिए NMR वैल्यूज की रेंज मैक्सिमम कितना, sp3 प्रोटॉन, जस्ट 1 मिनट, दिस नॉट अ प्रोटॉन, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, नॉट प्रोटॉन। ये आपके पास रहेगा sp3 कार्बन, नॉट प्रोटॉन। ओके, और दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर मैं कार्बन लूँ तो इस कार्बन की रेंज आपको कितना देखने को मिलेगा, 110
या 120 टू 150 ppm के बीच में ये आएगा। ओके, इसे भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। 120 टू 150 ppm के बीच में आपको ये दिखेगा। ओके, अब हमारे पास क्या दे रखा है, अब हमें बताया कि ये आपके पास एक अल्काइन है और अल्काइन के एडजेसेंट में मिथाइल आपका ऐड है और यहाँ पे दोनों साइड मिथाइल ऐड है। तो इस एसिटाइलिन के कार्बन की शिफ्ट ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो ए वाले की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू बी। इस टाइप से एल्किन के ऊपर एक सब स्टिट्यूएंट है, ये ए और बी, और दूसरे में एल्किन पे दो सब स्टिट्यूएंट है, तो ए वाले की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू बी वाले से शिफ्ट। यही आपका के अंदर कहा है। अगर मैं बात करूँ एल्किल आइसोस नाइट्राइल की, तो इसकी जो ppm वैल्यू है वो रहता है 115 टू 125 ppm के रेंज में, ये आपको सिग्नल देता है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप का स्पेसिफिक डेल्टा वैल्यू से कुछ रेंज है, उसको हम देख लेते हैं। डेल्टा वैल्यू ऑफ द कार्बोनिल फंक्शनल कार्बोनिल कंपाउंड लाइक कीटोन के में इस पर्टिकुलर कार्बन की रेंज आता है 205 टू 220। एल्डिहाइड में इस कार्बन का रेंज रहता है आपका 200 टू 210 ppm। एसिड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन का आपके पास रेंज आएगा, अब एक कार्बोनिल के साथ O और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा तो, और वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समथिंग दे रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, शील्डिंग हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो होगा शील्डिंग रीजन में, तो थोड़े बहुत शील्डिंग का 175 टू 185 इसका ppm वैल्यू हो गया। नॉर्मल कार्बोनिल से ये कम हो गया ड्यू टू शील्डिंग के कारण। अगर मैं अमाइड की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा शील्डिंग एंड ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे नाइट्रोजन एटम के थ्रू, इसलिए और ये कम हो गया 170 टू 180 ppm। ईस्टर एनहाइड्राइड की अगर हम बात की जाए तो ये भी एसिड का ही एनालोगस है, इसका भी रेंज रहेगा 165 टू 175 ppm। इस कार्बन को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड अगर मैं अमाइड की बात करूँ, सेकेंडरी अमाइड की, उस कंडीशन में रहेगा 160 टू 170। अब कई बार पूछा जाता है कि डेल्टा वैल्यू ऑफ अमाइड जो रहता है वो लेस देन रहता है कीटोन से और एल्डिहाइड से और एसिड से, क्योंकि अमाइड में नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इजीली वो डिक्रीज करता है, कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा वर्क करता है और उसकी डेल्टा वैल्यू लो हो जाती है। और कार्बन 13 में डेल्टा वैल्यू ऑर्डर क्या रहेगा फंक्शनल ग्रुप के लिए कि कीटोन इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड, इज ग्रेटर देन एसिड, इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अमाइड, इज ग्रेटर देन एनहाइड्राइड एंड इज ग्रेटर देन 2nd डिग्री अमाइड। अब कुछ क्वेश्चन के अंदर कार्बन 13 NMR के साथ साथ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का भी कंपैरिजन क्वेश्चन के साथ में ही पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी दे देगा, कार्बन 13 की वैल्यू भी दे देगा, H1 NMR के कुछ वैल्यूज भी दे देगा और स्ट्रक्चर पूछेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर के लिए ये वैल्यूज है। तो हमें स्ट्रेचिंग सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि IR के अंदर उसकी एक स्ट्रेचिंग सीक्वेंस क्या रहेगी। ओके, एक बार टाइम नोट कर लेते कि टाइम कितना हो गया, रिकॉर्डिंग टाइम 24 मिनट। तो देख लेते हैं इसमें, अब हमें देखना है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर को हम देख लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड जो आपके पास रहते हैं, पहला जो फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड, दिस वन, ओके, एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि कार्बोनिल के साथ Cl ग्रुप आपके साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड है आपके पास एस्टर, थर्ड वन है आपके पास एल्डिहाइड, फोर्थ वन है कीटोन असाइक्लिक कीटोन एंड फिफ्थ वन है आपके पास अमाइड। तो इसमें यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू
स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी आएगी या वेव नंबर किसका आएगा, एनर्जी किसके लिए लगेगा, वो था एसिड एनहाइड्राइड के लिए। आई की वैल्यू फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप वाला जो आपका मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा, फिर आपका ईस्टर, फिर आपका है एनहाइड्राइड सॉरी एल्डिहाइड, फिर है आपका फोर्थ वन इज असाइक्लिक कीटोन एंड फिफ्थ वन इज अमाइड। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा ऑन कार्बोनिल तो वेव नंबर जो है आपका न्यू बार फॉर कार्बोनिल डिक्रीज होगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था, बॉब्स न्यू एस अपॉन EBEL। ओके, तो मुझे ये देखना है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यानी वेव नंबर न्यू की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग आपकी बढ़ रही है। अगर बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो इजीली डोनेट किए जाएंगे, इसलिए फिफ्थ जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या वेव नंबर सबसे कम आएगी। और फर्स्ट क्लोराइड के पास भी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोराइड इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ओके, एस्टर कर देता है, एल्डिहाइड का तो H है। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन जाता है कि एसिड क्लोराइड इज मोर देन ईस्टर इज मोर देन एल्डिहाइड, थर्ड वन इज मोर देन असाइक्लिक कीटोन, फोर्थ वन इज मोर देन फिफ्थ वन अमाइड। अब है हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग, इसमें भी आपके लाइक H1 कपलिंग कांस्टेंट की तरह यहाँ पे भी आपको कपलिंग देखने को मिलती है। कार्बन 13 अपने नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ या नेबरिंग कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ कपल्ड कर सकता है और स्प्लिट उसके सिग्नल स्प्लिट हो सकते हैं। अगर हमने प्रोटॉन डीकपल्ड NMR रिकॉर्ड नहीं कर रहे, नॉर्मल अगर हम NMR रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्बन 13 तो उस कंडीशन में ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। लाइक J1CH की वैल्यू 110 टू 220 हर्ट्ज रहती है, J2 की वैल्यू 5 टू 60 हर्ट्ज रहती है और J3 की वैल्यू 5 टू 25 हर्ट्ज रहती है। ये डेफिनेटली नॉर्मल रूल को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड डिस्टेंस आपकी बढ़ती है वैसे वैसे J वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज मीन्स J वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कपलिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी ज़्यादा दूरी पे होने पे। इसी टाइप से अगर ये तो था आपका नेबर में कौन है, हाइड्रोजन, अगर इसने ड्यूटेरियम के साथ कपल्ड किया तो ड्यूटेरियम में क्या रहेगा आपका, उतनी अच्छी J वैल्यू नहीं मिल पाती जितनी कि प्रोटॉन के साथ मिलती है। ड्यूटेरियम में अगर J1CD की जो वैल्यू रहती है 31.5 हर्ट्ज रहती है, जो कि क्लोरोफॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है CdCl3। J1CD इन ये ड्यूटेरेटेड एसीटोन है, दिस वन ड्यूटेरेटेड के पास ये जो सॉल्वेंट है आपका CD3, सॉल्वेंट का नाम डाई मेथिल सल्फोक्साइड। ओके, ड्यूटेरेटेड डाई मेथिल सल्फोक्साइड आपके पास है ये, और दिस वन इज ड्यूटेरेटेड बेंजीन। तो इन सभी के अंदर आपके पास जो J वैल्यू देख रही है वो प्रोटॉन से काफ़ी कम है। ये है आपके पास 31.5, 19.5, 22.0 एंड 25.5। ये स्टैंडर्ड बुक से ली गई है। इसी टाइप से अगर इसने कपल्ड किया हिट्रो एटम लाइक फ्लोरीन के साथ तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज आती है, इसे तो आप देखते ही रिकॉग्नाइज कर जाओगे। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट J1CF की वैल्यू जो रहती है वो 271 हर्ट्ज रहती है, जो कि आपको देखने को मिलेगी CH3CF3 के अंदर। इसी टाइप से J1CF 235 हर्ट्ज रहती है, ये डाइफ्लोरोमीथेन में आपको देखने को मिलती है CF2H2 के अंदर। J1CF 245 इसके अंदर फ्लोरोबेंजीन में आपको देखने को मिलेगी, और J2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ये रहता है आपका 21.0 हर्ट्ज। ओके, तो अब हमारे पास कार्बन 13 से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है।
तो इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर की टाइमिंग ज़्यादा होने के कारण मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।